आरोग्य अंक में पिरामिड चिकित्सा। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्यों में परिगणित है। दुनिया के वैज्ञानिक उसका रहस्य जानने की को उत्सुक हैं। उनकी गहन खोज में इस प्रकार लगे हुए हैं कि हजारों साल पहले की लाशें पिरामिड के नीचे रखी गई हैं, फिर भी खराब नहीं हो रही हैं। इसका कारण है अभी तक की हुई खोजों से पता चला है कि इनके नीचे तथा इनके ऊपर विद्युत किरणें बराबर चलती रहती हैं, जिससे ऊर्जा का बहाव निरंतर होता रहता है। इसी कारण लाशों में दुर्गंध बदबू नहीं आ रही। कुछ और गहन खोज करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि इस ऊर्जा द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में भी लाभ उठा सकते हैं। पिरामिड द्वारा विभिन्न उपयोग हो सकता है और हम दैनिक जीवन में इसे अपना करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। पिरामिड के कुछ उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है, पिरामिड का व्यवहार सिर के ऊपर करने से मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। दूसरा है, बच्चे को घर पर अध्ययन काल में पिरामिड पहना करके कुर्सी के नीचे रख कर उसकी बुद्धि का विकास करवा सकते हैं। उन्हें याद जल्दी हो जाएगा एवं होशियार हो जाएंगे। पिरामिड को जल की हंडी के ऊपर रख देने से 12 घंटे के भीतर ही जल अधिक स्वादयुक्त, मीठा तथा आरोग्यप्रद हो जाएगा। चौथा है, खाने पीने के सामान और एवं अंकुरित खाद्य पदार्थ पिरामिड के नीचे रखने से गुण युक्त एवं स्वाद युक्त हो जाते हैं तथा लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। दूध, दही, मिठाई तथा अनाज कुछ भी रख सकते हैं। पांचवा है, शरीर के जिस भाग में रोग या दर्द हो उस भाग पर पिरामिड रखने से रोग एवं दर्द दूर हो जाते हैं। पेट की गड़बड़ी में पिरामिड पेट पर रखने से पेट ठीक हो जाता है तथा पिरामिड का चार्ज किया हुआ गर्म जल पीने से भी अच्छा लाभ होता है। छठा है, तरकारी तथा साग भाजी पिरामिड के नीचे रखने पर ताजी बनी रहती है, जल्दी खराब नहीं होती। सातवां है, प्रतिदिन चेहरे एवं आँखों को पिरामिड युक्त जल द्वारा धोने से त्वचा चमकने लगती है, चेहरे की कांति एवं आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। आठवां है, पिरामिड की को हैट की तरह प्रतिदिन प्रातः सायं आधे आधे घंटे तक पहन रखने से सिर दर्द, आधाशीसी, बालों का झड़ना, साइनस, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा, सफ़ेद बाल आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। नवा है, ध्यान तथा पूजा प्रार्थना करते समय पिरामिड पहन लेने से एकाग्रता मिलती है। 10वां है, कब्ज के रोगी यदि प्रातः 4 गिलास जल पी करके पेट पर पिरामिड रखें तो मल विसर्जन में कठिनाई नहीं होगी। 11वां है, ऑफिस में कुर्सी के नीचे पिरामिड रखने से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है तथा शरीर में फुर्ती आती है। 12वां है, टूथपेस्ट, तेल, बाम एवं दवाइयाँ पिरामिड के नीचे 3-4 दिन रखने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है। 13वां है, बगीचों में पिरामिड युक्त जल का सिंचन करने से फूलों के रंग आकर्षक हो जाते हैं और वे रोग मुक्त रहते हैं। 14वां है, रात को सोते समय पलंग के नीचे पिरामिड रखने से बहुत अच्छी नींद आती है तथा नींद की गोलियों से छुटकारा मिल जाता है। 15वां है, पिरामिड जल से तैयार की गई तुलसी की पत्ती खाने से सर्दी, ज्वर, दर्द तथा अनेक रोगों में लाभ होता है। 16 है, वास्तुशास्त्र में भी पिरामिड का विशेष महत्व बताया गया है।
17वां है अनेक पिरामिडों से बने यंत्र को नित्य प्रति व्यवहार में लाने से शरीर के हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। आरोग्य अंक में धूम्रपान चिकित्सा। औषधियों के धूम्र को पान करने की एक चिकित्सा पद्धति भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है। यज्ञों द्वारा अग्निकुंड से निकले पवित्र होतव्य द्रव्य से उद्दीप्त वायु द्वारा संपूर्ण वायुमंडल की पवित्रता सर्वविश्रुत ही है। इस धूम से न केवल देवता अपायित होते हैं, अपितु संपूर्ण प्राणी जगत लाभान्वित होता है। प्राचीन काल में नित्य हवन की परंपरा थी, जिससे पूरा परिवार सुगंधित रहता था। आयुर्वेद के आचार्यों ने रोगों के उपशमन के लिए विशेष प्रकार की औषधियों द्वारा धूमवर्तिका का निर्माण करके पुनः उसे प्रज्वलित करके विधि पूर्वक धूम्र के सेवन का विधान किया है, जिससे अनेक रोग शांत हो जाते हैं। ये धूम्रपान आज के तथाकथित पतनकारी और अनारोग्यकारक धूम्रपान से सर्वथा भिन्न है। इसमें यह सिद्धांत है कि जब मादक द्रव्यों की गंध अग्नि के संसर्ग से तीव्र होकर के शरीर को अधिक हानि पहुंचाती है तथा नए विकार उत्पन्न करती है, तो रोग नाशक या पौष्टिक द्रव्य निश्चय ही अग्नि के माध्यम से विखंडित होकर धूम्रपान द्वारा शरीर को पुष्टि तथा आरोग्य प्रदान करेंगे। धूम्रपान के लाभ के विषय में आचार्य चरक बताते हैं, धूम्रपान करने से सिर का भारीपन, सिरशूल, पीनस, अर्धावभेदक, शूल, कास, हिचकी, दमा, गलग्रह, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों से दोषजन्य स्राव का होना, पूतिघ्राण अर्थात नाक से दुर्गंध का निकलना, आस्यगंध, दांत का शूल, खालित्य, केशों का पीला होना, केशों का गिरना, छींक आना, अधिक तंद्रा होना, बुद्धि अर्थात ज्ञान इंद्रियों का व्यामोह होना तथा अधिक निद्रा आना आदि अनेक रोग शांत होते हैं। बाल, कपाल, इंद्रियों का तथा स्वर का बल अधिक बढ़ता है। जो व्यक्ति मुख से धूम्र सेवन करता है उसे जत्रु अर्थात ठोड़ी के ऊपरी भाग में होने वाले रोग, विशेष करके शिरोभाग में वात कफ जन्य बलवती व्याधियां नहीं होती। यदि सिर, नाक और नेत्रगत दोष हों और धूम्र पीने योग्य पुरुष हों तो उसे नासिका से धूम्रपान करना चाहिए, और यदि कंठगत दोष हों तो मुख से धूम्र पीना चाहिए। नासिका से धूम्र पीने के बाद धूम्र को मुख से ही निकालना चाहिए। धूम कवल अर्थात घूंट मुख से लेने पर नासिका से कभी ना निकालें, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को नष्ट कर देता है। औषधि के धूम्रपान की विधि का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि रोग के अनुसार निर्धारित औषधियों को कूट छान करके एक सरकंडे के ऊपर लपेट करके जौ के आकार की, बीच में मोटी और अंत में पतली, अंगूठे के समान मोटी तथा 8 उंगल लंबी बत्ती बनानी चाहिए। छाया में रखने पर जब बत्ती सूख जाए तो सींग को निकाल करके घृत, तेल आदि स्नेह से उसे आर्द्र करके धूम नेत्र में रख करके अग्नि से जला करके इस सुखकारी प्रायोगिक धूम्र का धीरे धीरे 3 या 9 बार सुखपूर्वक सेवन करना चाहिए। धूम्रपान हेतु योग मिश्रण हेतु औषधियों का वर्णन करते हुए महर्षि चरक लिखते हैं, हरेनुका,
प्रियंगु फूल, पृथ्वी का अर्थात काला जीरा, केसर, नख, रीवेर, सफ़ेद चंदन, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, खास, पद्यांक, ध्यामक, मुलठी, जटामासी, कुक्कल, अगर, शर्करा, बरगद की छाल, कूलर की छाल, पीपल की छाल, पाकड़ की छाल, लोथ की छाल, वन्य, सरजरस अर्थात राल, नागरमोथा, शैली, श्वेत कमल पुष्प, नीलकमल, श्रीवेष्टक, शल्की तथा शुक बहर, इन औषधियों की वर्तिका बनानी चाहिए। अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मैनसिल, अगर तथा तेजपत्र, इन औषधियों की वर्तिका बना करके धूम्रपान करने से शिरोविरेचन होता है। ये चिकित्सा पद्धति अब लुप्त प्राय हो गई है, पर प्राचीन समय में ये मुख्य आरोग्य विधि थी। आरोग्य अंक में औषध, ऊर्जा प्रसारण, बाल अर्थात केश चिकित्सा प्रणाली। प्रारंभ से ही चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर खोजें होती रही हैं और आध्यात्मिक चिकित्सा अति प्राचीन चिकित्सा के रूप में मान्य रहती आई है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति शाश्वत चिकित्सा के रूप में सदा से प्रतिष्ठित रही है। कालक्रम में पाश्चात्य जगत के अनुसंधानों ने चिकित्सा के क्षेत्र में नए मानदंडों, मूल्यों एवं मान्यताओं को स्थापित किया और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। लंबे समय तक औषधियों का व्यवहार विभिन्न रूपों में किया जाता रहा है। महान दार्शनिक हिप्पोक्रेट ने तो औषध व्यवहार के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया और लोगों को बताया कि औषधीय गुण वाले पदार्थों का समान एवं असमान लक्षणों के आधार पर व्यवहार किया जा सकता है। असमान लक्षणों वाली प्रक्रिया तो लोकप्रिय होती चली गई, परंतु समान लक्षण पैदा करने वाली औषध का व्यवहार उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व डॉक्टर हैनीमैन ने असमान लक्षणों पर औषध की असफलताओं के आकलन के पश्चात ये महसूस किया कि यह पद्धति पूर्ण नहीं है। तब स्थायी आरोग्यता की खोज में संलग्न डॉक्टर हैनीमैन ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज कर डाली। उन्होंने मनुष्य के शरीर में वर्तमान जीवनी शक्ति को रोग का मूलभूत कारण माना। उनकी मान्यता कि प्रत्येक मनुष्य की जीवनी शक्ति उसके स्वस्थ शरीर के संचालन हेतु उत्तरदायी है। अतः जीवनी शक्ति के कमजोर होने की स्थिति में संपूर्ण शरीर में अस्वस्थता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं एवं व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है। डॉक्टर हैनीमैन ने पाया कि जीवनी शक्ति का स्वरूप अति सूक्ष्म एवं शक्तिशाली है। इसका संचालन स्वयं होता है एवं ये किसी पर निर्भर नहीं रहती। ये ऊर्जा स्वरूप है। इसका शरीर में होना इस बात से तय होता है कि शरीर गतिमान रहता है, जिसे हम जीवन के रूप में देखते हैं। इसके अभाव में शरीर मृत हो जाता है। तो ये जीवनी शक्ति शक्तिशाली ऊर्जा का रूप है। डॉक्टर हैनीमैन ने इस ऊर्जा स्वरूप जीवनी शक्ति चिकित्सा की बात कही। तब इसकी चिकित्सा कैसे की जाए, इस पर उन्होंने बताया कि प्रकृति में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां एवं औषधीय गुण वाले पदार्थ विद्यमान हैं, जिनके उपयोग का निर्धारण मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर करता आया है। आपने शोध के दौरान डॉक्टर हैनीमैन ने पाया कि इन औषधीय गुण वाले पदार्थों में विद्यमान जीवनी शक्ति का व्यवहार मनुष्य की जीवनी शक्ति ही चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। इसी खोज के क्रम में एक अद्भुत औषधि का उदय डॉक्टर हैनीमैन द्वारा हुआ, जिसे आज हम होम्योपैथी की ऊर्जात्मक औषधि पोटेंटाइज्ड के रूप में जानते हैं। होम्योपैथी की
ये रहस्यमय औषधि आज भी संदेह की दृष्टि से देखी जाती है, क्योंकि इन औषधियों में एक भी मूल औषध के अणु विद्यमान नहीं रहते हैं। परंतु 200 वर्षों का अनुभव ये बताता है कि ये ऊर्जात्मक औषधियाँ कई असाध्य कहे जाने वाले रोगों को ठीक कर चुकी हैं। इसलिए इस ऊर्जा औषधि की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। स्वयं डॉक्टर हैनीमैन अपने द्वारा खोजी गई औषधि के प्रति काफ़ी उत्साहित एवं इनके व्यवहार के प्रति सजग थे। उन्हें आभास था कि ऊर्जा खाने की वस्तु नहीं होती है, अतः इसके व्यवहार हेतु उन्होंने खिलाना, परंपरा स्पर्श या सूंघना जैसी साधनों की व्यवहार की बातें कहीं। यही नहीं, उन्होंने होमियो औषधियों के प्रभाव की तुलना मेस्मेरिज्म से कर डाली। निश्चय ही ऊर्जा औषधियों द्वारा जीवनी शक्ति की चिकित्सा करने का विधान होम्योपैथ पद्धति है। कालक्रम में आज से करीब 40 वर्षों पूर्व डॉक्टर बी सहनी ने पुनः डॉक्टर हनीमैन की खोज में नई श्रृंखला स्थापित की। उन्होंने अनुभव करके ये पाया कि ऊर्जा औषध निश्चय ही खाने योग्य वस्तु नहीं है। ये तो मात्र ऊर्जा का प्रभाव है कि जिसमें जीवनी शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता है। ऊर्जा प्रभाव में प्रसारण का गुण होता है, अतः ऊर्जा औषध केवल प्रसारण द्वारा ही जीवनी शक्ति को प्रभावित करता है। डॉक्टर बी सैनी की ये महान खोज चिकित्सा जगत को एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, क्योंकि परंपरागत दवा खिलाने को उन्होंने प्रसारण में विस्फातित किया। दवाओं का प्रसारण दूर से ही संभव है, केवल एक माध्यम की आवश्यकता रहती है। दवाओं का दूर से प्रसारण ऊर्जा औषधियों का एक विशिष्ट गुण है। होम्योपैथी एवं अन्य पदार्थ विहीन औषधियाँ जिनमें ये गुण हैं प्रसारित हो सकती हैं। इन्हें प्रसारण करने हेतु केवल माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रसारण के माध्यम के रूप में शरीर के किसी भी अंग या अवयव का व्यवहार किया जा सकता है। बाल अर्थात केश एक बहुत ही सुगम माध्यम है जिसे अति सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है, अतः बाल द्वारा दवा प्रसारण की परंपरा चल पड़ी। इसे डॉक्टर बी सहनी के अनुयायियों द्वारा सहनी इन्फेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न उठता है कि दवाओं का प्रसारण कैसे संभव है। उपयुक्त वर्णित तथ्यों को अगर देखें तो आज के वर्तमान रिमोट एप्लीकेशन के समय में इसे समझना अति सरल हो जाता है। आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रिमोट का व्यवहार हो रहा है। टेलीविज़न, रेडियो, अंतरिक्षयान सभी रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित है। वैज्ञानिक उपकरणों में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को वेव को प्रसारित करके कार्य संपादन किया जा रहा है। इसी प्रकार ऊर्जा औषधियों में भी प्रत्येक औषधि की अपनी तरंग दैर्घ्य होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी निश्चित है, इनकी वेव लेंथ भी निश्चित है। प्रत्येक मनुष्य की जीवनी शक्ति भी एक निश्चित वेव लेंथ की होती है। इस प्रकार करोड़ों तरह के वेव लेंथ हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य का अपना वेव लेंथ। इसी प्रकार सभी ऊर्जा औषधियों का अपना अलग वेव लेंथ है। ये दो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परस्पर प्रभावित होकर के अवस्था परिवर्तन करते हैं। इस अवस्था परिवर्तन को हम औषधीय प्रभाव के रूप में देखते हैं। मनुष्य के शरीर के कोई भी अंग या अवयव अपने अंदर वर्तमान ऊर्जा के वेव लेंथ की फ्रीक्वेंसी प्राप्त करते रहते हैं, चाहे वह शरीर से अलग क्यों ना हो। यही कारण है कि शरीर में अलग बाल दवा के संपर्क में आने पर अनुनाद के रूप में रोगी के शरीर तक औषधि ऊर्जा को प्रेषित कर देता है। वैज्ञानिक व्याख्या कई आधार पर लेकर के की जा सकती है। स्वयं डॉक्टर बी सैनी ने अपने शोध पत्र में
रमन के प्रभाव को लेकर के इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, परंतु अभी निश्चय ही हम इस क्षेत्र में अवैध ऊर्जा प्रेषण के सही स्वरूप की पूरी कार्य प्रणाली को नहीं जान पाए हैं। यह विज्ञान की सीमा है। दर्शन का प्रादुर्भाव व्यवहार में प्राप्त परिणाम के आधार पर होता है, तत्पश्चात वैज्ञानिक व्याख्या। आज इन व्याख्याओं के परे व्यवहारिक रूप से ये देखा जा रहा है कि सैकड़ों तरह के साध्य किए जाने वाले रोगों पर औषध ऊर्जा का दूर से तत्कालीन प्रभाव हो रहा है। इस चिकित्सा विधि में निरंतर खोज बनाए रखने हेतु स्वयं डॉक्टर बी सहनी अपने जीवन काल में ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सहनी ड्रग एंड होम्योपैथी की स्थापना सन 1970 ईस्वी में कर चुकी हैं। संस्थान का प्रधान कार्यालय शिवपुरी पटना में अवस्थित है। इस संस्थान में डॉक्टर सहनी के कार्य पर विस्तृत अध्ययन करने हेतु निरंतर खोज जारी है। साथ ही इस विधि के प्रशिक्षण एवं प्रसारण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान के निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके साथ ही रोगियों की चिकित्सा हेतु देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा केंद्र एवं चिकित्सा की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में टेली केंद्र के स्वरूप टेली चिकित्सा के माध्यम से दूर दराज बैठे रोगियों की चिकित्सा एवं सभी केंद्रों एवं चिकित्सकों का एक दूसरे से कंप्यूटर द्वारा जुड़े रहने असंभव नहीं दिखता। ये भी संभव है कि आने वाले अंतरिक्ष युग के साथ चिकित्सा को जोड़ने हेतु औषध ऊर्जा प्रसारण की आवश्यकता होगी और ये चिकित्सा जगत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।